हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट पे स्वागत है। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ए टू जेड फाइन आर्ट पे हम पेपर 1 के सारे ही चीज़ बताते हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर किसी भी तरह का रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर सिलोजिज्म रीजनिंग हो। साथ ही साथ हमने आपको पहले NTU नेट के जो एग्ज़ाम जून 2020 में जून 2020 में नहीं बल्कि जून 2019 में हुआ था, उसके पेपर आप लोग के साथ लाए हैं। और ये जून 2020 के एग्ज़ाम के अनुसार से मैं आप लोग को कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस लाई हूँ। अगर चेकआउट नहीं किए हैं तो चेकआउट कर लें। ये आप लोग का देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो डाल दी हूँ। ए टू जेड फाइन आर्ट पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्त प्लीज़, ये मेरा चैनल है ए टू जेड फाइन आर्ट, इसे सर्च करें और लाइक करें और अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किए अगेन रिपीट कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्यूटर के सबके बारे में बात किए थे। पुराने कुछ क्वेश्चंस पेपर्स थे, उनसे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ, इसे भी चेकआउट करें। और साथ ही साथ मैं कल एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर की थी, कल नहीं 3-4 दिन पहले मैं अपने लास्ट वीडियो में शेयर की थी 1 से 25 क्वेश्चंस NTA नेट के जून 2019 के। तो जो 26 से क्वेश्चंस बच गया है आज हम उसे स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 25 तक हम अपलोड कर दिए हैं, जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं देख लें। 26 नंबर क्वेश्चन है, 35 प्राप्तांकों का औसत 18 है। इनमें प्रथम 17 का औसत 14 है और अंतिम 17 का औसत 20 है। 18वां प्राप्तांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 52, यानी कि आंसर इज 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं सिलोजिज्म रीजनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन नो रेड इज ब्लैक है इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। यानी कह रहा है कि नो रेड इज ब्लैक, यानी कि कोई भी लाल जो है काला नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रीपोजिशंस है तो उनके प्रोपोजिशंस क्या होंगे, किसके बराबर होंगे? जो नीचे दिए गए, नो ब्लैक इज रेड, यानी कि कोई भी काला लाल नहीं है। ऑल रेड आर ब्लैक, यानी कि सभी लाल काला है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, यानी कि कुछ रेड जो है काला नहीं है। एंड रेड इज नॉट ब्लैक, यानी कि लाल जो है काला नहीं है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताती हूँ, 27 का 3 नंबर, यानी कि 1 और 4। नो ब्लैक इज रेड एंड रेड इज नॉट ब्लैक इज इक्विवेलेंट टू नो डैट इज ब्लैक, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर, 1 नंबर और 4 नंबर, राइट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। यानी कि एक आर्ग्यूमेंट दिया है और उससे आप लोग को पता करना है कि ये कौन सा रीजनिंग है। तो प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे रीजनिंग को कौन से आर्ग्यूमेंट कहेंगे? हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव या फिर एनालॉजिकल, यानी कि सादृश्य। तो इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं सादृश्य मूलक से, और इसमें हमेशा एक ही आंसर होता है। जब भी एनालॉजिकल देखे ना, और इसे अगर आप आंख बंद करके भी सही कर देंगे तो ये सही ही होता है। अगर रीजनिंग पूछे तो कहीं भी एनालॉजिकल ऑप्शन और सही मत कर दीजिएगा। इस तरह का कोई रीजनिंग आर्ग्यूमेंट पूछता है तो एनालॉजिकल सही होता है, ठीक है। तो ये हुआ तुक्का वाली बात कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या हुआ तो आप तुक्का से ये 4 करेंगे तो भी सही ही होगा। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एक बार पूछे जाते हैं। बट फिर भी आप पहले ये समझिए कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, एंड एनालॉजिकल रीजनिंग किसे कहते हैं। जब इन 4 चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही आर्ग्यूमेंट से डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा आंसर राइट है। तो फिलहाल इसका आंसर तो एनालॉजिकल, यानी कि सादृश्यक।
ठीक है, सादृश्यक वाज द राइट आंसर। हिंदी में बोलते हैं सादृश्य मूलक या फिर सादृश्यक। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए ये मैथ से क्वेश्चंस है, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, ए ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM एंड रीचेज दिल्ली एट 9 AM। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7 AM एंड रीचेज आगरा एट 10:30 AM। एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। मतलब एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन जो है आगरा से 5 बजे खुलती है, ठीक है, और वो दिल्ली 9 बजे पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन जो है दिल्ली से खुलती है 7 बजे और वो आगरा 10:30 बजे पहुंच जाती हैं। तो पूछा गया है कि ये जो दो ट्रेनें हैं, आगरा वाली और दिल्ली वाली जो ट्रेनें हैं, ये दोनों कब एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगी एक साथ। मान लीजिए कि दो पटरी है, मान लीजिए ये एक पटरी है और ये भी एक पटरी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये दो पटरी हो गया। मान लीजिए कि इधर से आगरा वाली ट्रेन जा रही है और इधर से दिल्ली वाली ट्रेन जा रही है, और इसका टाइमिंग आप लोग के सामने है कि आगरा वाली 5 AM को लीव्स करती हैं और दिल्ली वाली 7 AM को लीव्स करती हैं। उसके बाद कहा है कि आगरा वाली जो है 10:30 बजे कहाँ पहुँच जाएंगी, वो दिल्ली पहुँच जाएंगी, सॉरी इधर होगा, और ये, ठीक है। तो पूछा कि दोनों ट्रेन, मतलब ये दोनों ट्रेन एक साथ कब मिलेंगी। तो ये दोनों ट्रेन आप लोग का एक साथ मिलेंगी 7:56 AM पे। 7:56 AM पे ये दोनों ट्रेनें एक साथ क्रॉस करेंगी। मान लीजिए एक बार एक इधर से क्रॉस कर रही हैं तो दूसरी इधर से क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है। बहुत बार आप लोग देखते भी होंगे कि एक साथ कभी कभी दो ट्रेन क्रॉस करती हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस थे। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 30 नंबर क्वेश्चन इज, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन, यानी कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट माना जा सकता है। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, द मैसेज एंटर्स द चैनल, द मैसेज लीव्स द चैनल, द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा 4 नंबर। दैट मीन्स कि जो मैसेज आपने डिलीवर किए अगर रिसीवर अंडरस्टैंड करते हैं, मान लीजिए मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ है और मैं उस मैसेज को पढ़ने के बाद समझ पाती हूँ, तो ही एक कम्युनिकेशंस का जो कम्युनिकेशन है उसे हम कंप्लीट समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई मैसेज भेजे, आपने चाइनीज में कुछ ऐसे लिख दिया, तो वो तो मेरे समझ में आएगा ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं हुए। बट हाँ, अगर मेरी लैंग्वेज हिंदी है और आप कुछ भी लिख रहे हैं कि हम कल 10 बजे मिलेंगे, और ये मैसेज मुझे समझ में आ गया कि ओके वी हैव टू रीच एट 10 o'clock बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट समवन। तो अगर आपको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, तभी जाके जो है जो भी मैसेज आप डिलीवर करते हैं वो लोग को समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर। ये सब बस समझने की चीज़ है। पेपर 1 बहुत ही ईजी है अगर आप एक बार इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। ये है आपका DI। आप लोग को मालूम है कि 5 क्वेश्चन हमेशा कंप्रीहेंशन से और 5 क्वेश्चन DI से होगा ही होगा। तो ये देखिए, इसमें कंप्रीहेंशन दिया गया, निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिए। इसमें दिए गए वर्षों में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय लाख रुपए में दर्शाया गया है। तालिका में निहित प्रदत्त के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे वर्ष है, वेतन है, परिवहन, लाभांश, ऋण पर ब्याज एंड कर। तो क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है पहला, कि प्रदत्त अवधि में कंपनी द्वारा भुगतान की गई लाभांश की कुल धनराशि वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 1.3% वाज दी राइट आंसर। DI है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। 32 है, हम्म 32 नंबर क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा। ये तालिका सब में सेम रहता है, 5 तालिका सेम रहता है। इस अवधि में कंपनी को प्रतिवर्ष कितने औसत ब्याज का भुगतान करना पड़ा इस अवधि में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का 3 नंबर, यानी कि 33.7 लाख। 33.7 लाख वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम। ये तो पढ़ी दी थी, इंग्लिश वाले भी यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाटा कंटेंट इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 33 है,
हाँ, the approximate ratio between the total expenditure of the company in the year 2008 and the total expenditure of the company in the year 2009 इच, यानी कि दोनों का पूछ रहा है, 8 का और 9 का, तो एक रेशियो पूछ रहा है दोनों के बिटवीन का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेशियो बताना है। तो 33 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 57:68 वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2008 में सभी मदों पर किया गया व्यय वर्ष 2012 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 34 का राइट आंसर है 1 नंबर, यानी कि 66%। वी आर मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DI। 35 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी वर्षों के लिए करों पर किए गए कुल व्यय और इन सभी वर्षों के लिए कुल व्यय का अनुमानित अनुपात है, तो इसका अनुमानित अनुपात हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 31:33, यानी कि 31:36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, नेम द स्कीम विच फैसिलिटेट्स एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दी वर्ल्ड। यानी कि अगर आप ये पढ़े हैं, ये सब क्वेश्चंस बिना पढ़े नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पूछा गया है कि एक फैसिलिटीज एकेडमिक और रिसर्च कोलाबोरेशन जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच रखा गया है, तो उस स्कीम का नाम बताना है कि ये स्कीम इंडियन इंस्टीट्यूशंस और द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन दी वर्ल्ड के ऊपर एक फैसिलिटीज एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन, इन दोनों के बीच में एक नाम लिख रखा गया है। तो ये क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क। तो इसको आप बिना पढ़े नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया रिसर्च में। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, डिग्रीज, मार्कशीट एक्सेट्रा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी जो है वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी अवार्ड हैं, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, वो सारे आप ऑनलाइन रख सकते हैं। अगर आपका बाय चांस जो हार्ड कॉपी होता है अगर वो खो जाता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो खो जाता है, तो आप इसे भी दिखा के कोई भी जॉब या फिर जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर बाय चांस आपका लॉस्ट हो जाता है तो ये नाम बताना है कि कौन से वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ आप अपने अवार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बहुत ही साफ क्वेश्चन है, बिना पढ़े ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं बुक से पढ़ के गई थी और वहाँ से ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मैं बुक से पढ़ के गई थी और वहीं से पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को बुक भी दिखा रही हूँ कि कौन सा बुक आप लोग को पढ़ना है। UGC नेट वाला बुक पढ़िए, और भी मैं बुक आप लोग के सामने लाऊंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ी थी तो मेरे पास कुछ इंग्लिश बुक है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम 38 क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब अभी जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर प्रतिदिन डे टू डे हैं, उसका बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का है 2 नंबर, सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है अभी आपका रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल इज मेनली थ्रेटेंड बाय द डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी बिना पढ़े आप लोग नहीं जान सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। इसको आप ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मान सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ये सब बिना पढ़े नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बुक परचेज करना है और पढ़ना है। नॉट ओनली पढ़ना है, याद करना है और याद रखना भी है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक। बाद में भूल जाइए, नो प्रॉब्लम, बट एग्ज़ाम तक याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इन ईमेल इज। इसका राइट आंसर कोई बता सकते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। 41 का राइट आंसर
तो 41 का राइट आंसर होगा आपका एड्रेस बुक। दैट मीन्स कि ये पूछ रहा है द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हम कहाँ रख सकते हैं। तो ईमेल में कहाँ रख सकते हैं, क्विक रिट्राइवल के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, ये एक नंबर है, तो इसे हम कहाँ रख सकते हैं, एड्रेस बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, मैसेज बुक में। तो इसे हम एड्रेस बुक में रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से वहाँ से हम इसे रीस्टोर या स्टोर भी कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है 42 का 1 यानी कि स्वयं। स्वयं में जो है आप नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन है। 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से है। किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 के बाइट्स हैं। इस स्मृति में निहित बाइट की सही संख्या क्या है। तो जब भी बाइट पूछे तो उसे 1024 से गुना कर देना है। के बाइट पूछा है, इसका ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है और आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 960 इंटू 1024। देखिए पढ़ के जाने से आंसर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर SMTP इज एन एक्रोनीम फॉर। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कंप्यूटर के जितने भी एक्रोनीम है यानी कि फुल फॉर्म है उसे याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 44 का 3 नंबर यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए बहुत कन्फ्यूजन होगा, एक जगह ट्रांसपोर्ट है, एक जगह ट्रांसफ़र है, एक जगह ट्रांजिशन है और एक जगह टर्मिनल है। तो कभी कभी हड़बड़ में, जल्दी में हम लोग ट्रांसपोर्ट में लगाने की चांसेस है। तो अच्छे से पढ़िए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 3 होगा इसका राइट आंसर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ UGC वाज टू, यानी कि जो भी मेन फैकल्टी है UGC के उनका स्कीम क्या है। तो उनका स्कीम है अपग्रेड द टीचिंग स्किल्स ऑफ द फैकल्टी। जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनके जो भी टीचर्स हैं उनके टीचिंग स्किल को बढ़ाना है और उनके फैकल्टी को बढ़ाना है, उनको अपग्रेड करना है। तो इसका राइट आंसर हो गया 45 का 2 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शंस ऑफ UGC। यानी कि ये सारे ही आपके स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन UGC के लिए है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर पहले मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, 46 का 3 होगा यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि UGC के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स जो कि UGC के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड द लास्ट वाज द गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस। ये तो मालूम ही होगा कि UGC जो है इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स देते हैं, वही उनके मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ मेंटेनेंस है या नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस का पहचान भी UGC के द्वारा ही मिलता है। तो राइट आंसर हो गया 3 नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 47 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर से विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो बहुत ही इजी है, JPG जो है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, AVI भी वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ओ सॉरी क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए मैं भी यहाँ रॉन्ग हो गई। नॉट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं JPG बोली थी कि वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, बट AVI, MP4 और MOV ये तीनों ही जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट है। और इससे मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपने YouTube चैनल, जिसमें मैं फाइन आर्ट के बारे में बताती हूँ, गो थ्रू फाइन आर्ट में। वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ पे जो है कंप्यूटर के सारे ही एक्रोनिम के बारे में बात की हूँ, कंप्यूटर के KB, GB, TB कैसे होगा उसके बारे में बात की हूँ, बाइट के बारे में, बीट के बारे में बात की हूँ, निब्बल के बारे में बात की हूँ, और साथ ही साथ वीडियो फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, PNG ये सब के बारे में बात की हूँ, इमेज फाइल
सबके बारे में बात की है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4, नॉट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में यही पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है और हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए पढ़ के जाइएगा तो आंसर्स कभी गलत नहीं होगा, जैसे आप देख सकते हैं पढ़ के जाने पे आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। 4 वाज द राइट आंसर। 48 नंबर से अर्थक्वेक A इज 5 ऑन रिक्टर स्केल एंड अर्थक्वेक B इज 8 ऑन द सेम स्केल। अर्थक्वेक B हैज 1000 टाइम्स द वेव एप्टीट्यूड कंपेयर टू A। तो स्टेटमेंट 1 हो गया, अब स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड इज B इज 3 टाइम्स दैट ऑफ A। तो इन दोनों में से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है, एक सही है या दो सही है, या एक या दो दोनों सही है, या फिर दो गलत सही है एक गलत है, या फिर एक और दो दोनों ही गलत है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, 1 वाज दी राइट आंसर। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 होगा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे मेरी आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा, और नहीं भी पढ़ के गए तो जिनको थोड़ा सा भूगोल का नॉलेज है वो कर लेंगे। 49 का क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है। तो भूजल आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आर्सेनिक से प्रदूषित होता है, ठीक है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 के बाद 50 नंबर। वेयर इज द 50 नंबर क्वेश्चन? 49, yeah, here is the 50 number questions. Efficiency of electrical power generation is least amongst the following source of energy in case of geothermal. Geothermal was the right answer. तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो और साथ में चैनल दोनों ही पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार मेहनत करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही साथ वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, ये बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी जो भी क्वेरीज है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सून एज आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।